नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं रे ऑप्टिक्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आईआईटी, नीट, 11, 12, आरपीएससी और यूपीएससी, तो आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर वीडियो में आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो है उनका सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों आपके सामने देखिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जल और कांच के क्रांतिक कोणों के मध्य संबंध होगा, यानी क्रिटिकल एंगल जो है वो वाटर और ग्लास, इनके बीच का क्या रिलेशन है। आप लोगों को साफ पता है कि टीआईआर का टॉपिक है ये हमारे पास में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें जो क्रांतिक कोण होता है क्रिटिकल एंगल, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास में। आपको पता है कि साइन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन होता है हमारे पास में म्यू। अब कई बार बच्चा बोलता है कि सर ये सी क्या है, सी है क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल पूरी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड होगा, म्यू पर। जिसकी म्यू कम ज्यादा होगी उस अकॉर्डिंग सी की वैल्यू चेंज होगी। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। अब देखिए पानी और ग्लास की बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 4/3 होता है, जिसको आप लिख सकते हो 1.33। और अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ग्लास की बात करता हूं तो यह बनता है हमारे पास में 3/2, इट विल बी 1.5। अब देखिए म्यू के अकॉर्डिंग आपको सी के बीच में रिलेशन निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ज्यादा होगा इसके अंदर में। और म्यू और साइन उल्टे होते हैं, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमारे पास में कम होगी। तो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा और वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल जो है वो ज्यादा होगा। अब आंसर आप ढूंढ लीजिए, ग्लास का क्रिटिकल एंगल कम करना है और वाटर का ज्यादा करना है। ग्लास कम वाटर ज्यादा, यानी 21 का करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन है। 22, एक समतलोत्तल उत्तल लेंस, यानी एक तरह से प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 1.6 है। उसकी जो एक कर्व्ड सरफेस है, वक्र सतह है, उसकी वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकस दूरी बताइए। लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से देखिए। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया हमारे पास में। अब ये वाली जो सतह है इसकी वक्रता R1 हो गई और इसकी वक्रता जो है आपके पास R2, और जिस मटेरियल का ये बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आपको दे रखा 1.6। तो देखिए दोस्तों, R1 की वैल्यू आपको पता है कि राइट साइड में ड्रॉ होगी, इस साइड में। तो इसको मैं कह सकता हूं कि R1 जो है मेरे पास में वो पॉजिटिव निकलेगा और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 60 सेंटीमीटर। R1 जो है इस साइड में आएगा, जबकि ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो R2 की वैल्यू आपके पास में होगी इनफाइनाइट। अब लेंस मेकर फॉर्मूले को यूज करके फोकस दूरी निकाल सकते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R, ऐसे यूज करेंगे। तो देखिए जैसे हम वैल्यूज पुट करते हैं हमारे पास आएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1.6 माइनस 1/R1 की वैल्यू आपके पास में 60 माइनस 1/इनफाइनाइट, तो ये नंबर 0 हो जाएगा आपके पास। 1/f इज इक्वल्स टू 0.6 डिवाइडेड बाय 60, कैंसिल आउट कर दीजिए। ये आपके पास 1 और ये बनेगा हमारे पास में 100। द फोकल लेंथ ऑफ दिस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। 22 क्वेश्चन का हमारे पास में करेक्ट आंसर बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन में कह रखा है कि 5/3 अपवर्तनांक वाले कोई लिक्विड के तालाब के ऊपर न्यूनतम कितने अर्ध व्यास की चकती रखी जाए ताकि प्रकाश पानी से बाहर न आ सके। चकती के नीचे 4 मीटर गहराई पर प्रकाश हो से। आपको पता है कि टीआईआर की एक स्पेशल कंडीशन होती है, उसके बारे में बात कर रहा है। देखिए तो मैं आपसे कहूं कि कैसे पता चलेगा कि कितने रेडियस की कोई डिस्क रखनी है ताकि लाइट बाहर नहीं आए। हमने एज्यूम किया ये हमारे पास में मान लो कोई भी एक स्विमिंग पूल है जिसकी गहराई आपको दे रखी है 4 मीटर। यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, 4 मीटर जो है इसकी डेप्थ दे रखी है यहां से लेकर यहां तक। अब देखो
पता कैसे चलेगा कि लाइट कौन सी बाहर आएगी कौन सी नहीं? तो हमने कहा ये एक स्ट्रेट लाइन खींची हमने यहां से, ठीक है। अब यहां से एक लाइट आई ऐसे। अब इस जगह पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो आपको पता है कि पानी से एयर में लाइट आ रही है तो डेंसर से रेयर में जा रही है, इट विल मूव अवे फ्रॉम दिस। ये हो गया। अब सेम तरीके से अगर मैं एक लाइट को यहां भेजता हूं, फिर आप यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यहां पर डेंसर से रेयर में लाइट जा रही है, फिर बाहर निकलेगी। इस टाइप से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप आगे आओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज हो रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट अचीव होगा कि जब लाइट इंसिडेंट होगी इस सरफेस के ऊपर में, तो ये लाइट बिना बाहर निकले इसी के जस्ट पैरेलल में हो जाएगी। यानी आप कहोगे ये क्रिटिकल एंगल, यहां पर आर की वैल्यू 90 डिग्री, तो इसके आगे जो लाइट होगी वो सरफेस से बाहर नहीं निकलेगी। सेम रीजन हम इस साइड में क्रिएट कर सकते हैं। मान लो ये हमारे पास में वो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है, ये नॉर्म, लाइट इसके बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी क्रिटिकल एंगल, और लाइट इसके पैरेलल जा रही है सरफेस के, R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो भाग है इसमें मुझे डिस्क रखनी पड़ेगी। तो डिस्क जो रखूंगा वो मैं ऐसे होगी, देखो ऐसे, ये डिस्क। अब बच्चा कहता है रेडियस निकालना, तो यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू होगी इसकी रेडियस। पहले के क्वेश्चंस में मैं डेरिवेशन में आपको करा चुका हूं कि कैसे ये रेडियस कैलकुलेट किया जाता है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड यूज करूंगा इसमें। तो देखिए R इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, डेप्थ डिवाइडेड बाय रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब D है उस डेप्थ की बात कर रहे हैं, जितनी गहराई पे ये बल्ब रखा हुआ है, तो बल्ब 4 मीटर की गहराई पे, 4 हो गया रूट में। अब म्यू क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बल्ब को जिस लिक्विड में डाला हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 हमारे पास में, तो ये हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर माइनस 1। सोल्व करें इसको, 4 अपॉन रूट में 25/9 माइनस 1, 4 अपॉन रूट में 9 आ गया नीचे, ये 9 आ जाएगा, 25 में से 9 गए 16, तो ये 4 अपॉन स्क्वायर से बाहर निकाल दीजिए इसमें 4/3, 4 से 4 कट गया, 3 ऊपर आ जाएगा। तो आप कहोगे जो डिस्क लगेगी उसका रेडियस हमारे पास में होगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की अगर चकती आप लगाते हो, यानी 3 सेंटीमीटर दूरी तक लाइट बाहर नहीं निकलेगी। 3 सेंटीमीटर दूरी तक ये डिस्क लगानी पड़ेगी ताकि लाइट बाहर न निकले इसमें। तो देखिए कौन सा आंसर है हमारे पास, 23वें का करेक्ट आंसर हुआ बी ऑप्शन। नेक्स्ट 24, एक समतल उत्तल लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है और लेंस की फोकस दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो किस मटेरियल का लेंस बना हुआ ये निकालना। दोस्तों सेम क्वेश्चन है लेंस मेकर फॉर्मूला पे, क्या दे रखा है, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। अब एक चीज ध्यान से देखिए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ये इस प्रकार का, तो एक सरफेस प्लेन होगी और एक सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है। मान लो हमने कहा ये R1 हमें दे रखा है, तो राइट साइड में साइन कन्वेंशन में प्लस लग जाएगा 10 सेंटीमीटर, और R2 जो ये प्लेन सरफेस की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास में R2 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, वैल्यू यूज करते हैं। F की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें 30 सेंटीमीटर, 1/30 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं, R1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 10 हो गया, माइनस 1 इनफाइनाइट, ये 0 बन जाएगा इसमें। तो क्या आएगा देखिए, 1/30 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/10, ये कैंसिल आउट हो गया इसमें। आपके पास बना म्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/3, इस 1 को यहां शिफ्ट कर दो, म्यू इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1 हो गया, तो 3 और 1 4, 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपके पास में है वो 4/3, और आपको पता है कि 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वाटर का होता है। तो इसका मतलब जो लेंस बना है वो किसका बना होगा, पानी का, यानी जल का। तो इसमें क्लियर देख लीजिए 4/3, और 4/3 को पॉइंट्स में मांग रहा है, इट विल बी 1.33, 1.33 यानी सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर होगा 24 का। 25, एक छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनता है। देखिए
डायरेक्ट फॉर्मूला कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि एक तो स्मॉल होना चाहिए, छोटा, एक आपके पास में इमेजिनरी होना चाहिए, इमेजिनरी काल्पनिक। तो आपको पता है कि काल्पनिक जो होता है तो वो दोनों बनाते हैं इसके अंदर में। आप कहोगे कि मिरर की बात करें, प्लेन मिरर जो है इसमें समान प्रतिबिंब बनते, इक्वल, ठीक है। अब रही बात उत्तल की और अवतल की, तो ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से। उत्तल लेंस की मैं बात करता हूं दर्पण की, और अवतल दर्पण की बात करूं तो आप लोगों को पता टर्मिनोलॉजी बिल्कुल रिवर्स है। अवतल दर्पण उत्तल लेंस की तरह काम करता है, 6 कंडीशन बनेगी, और उत्तल दर्पण जो है वो अवतल लेंस की तरह काम करेगा। तो इसमें आप कहोगे ये सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। और कैसा बनेगा? आभासी, ठीक है। अब बच्चा कहे सर आभासी प्रतिबिंब तो ये भी बनाता है, परंतु इसका जो इमेजिनरी बनेगा वो कब बनता है? अगर आप 0 से लेकर F के मध्य रखो तो इसमें बनेगा तो वो काल्पनिक, परंतु जो इमेजिनरी इमेज बनेगी, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, वो कभी भी प्यारे बच्चों आकार में छोटा नहीं होगा, वो आकार में बहुत बड़ा होगा। और ये वाली कंडीशन जो है वो डेंटिस्ट यूज करता है। तो आप कहोगे इमेजिनरी दोनों बना रहे, पर इमेजिनरी छोटा जो प्रतिबिंब है वो केवल और केवल उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर जो है वो बना सकता है। तो 25 का करेक्ट आंसर हमारे पास सी ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रखा है आपसे? आपसे कह रखा है कांच से हवा में प्रवेश करते हुए प्रकाश का किस रंग के लिए क्रिटिकल एंगल जो है, क्रांति कोण सबसे कम होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि टीआईआर घटना की अगर मैं बात करता हूं, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, इसके लिए जरूरी क्या है? प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, यानी डेंसर से रेयर में। तो ये क्या कह रहा है? ग्लास से लाइट ने एंटर किया एयर में, ठीक है। तो सीधी सी बात है डेंसर से रेयर में आ रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि क्रिटिकल एंगल सबसे कम किसके लिए होगा? तो क्रिटिकल एंगल का लैम्डा के साथ एक रिलेशन निकालेंगे। बच्चा कहे सर हमें तो इतना पता है कि क्रांतिक कोण जो होता है इज इक्वल्स टू 1/म्यू होता है। अगर कॉचीज रूल में यूज करता हूं, कॉशी का नियम, तो म्यू और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम कहेंगे म्यू, और ये हो गया हमारे पास में लैम्डा। अब देखो आपसे पूछ रहा है क्रिटिकल एंगल कम होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल कम उसी का होगा जिसका लैम्डा सबसे कम होगा, यानी अगर लैम्डा की वैल्यू मिनिमम हो तो आप कहोगे उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी क्या होगी? मिनिमम। अब यहां 4 कलर दे रखे हैं, तो लैम्डा सबसे कम की बात करें तो व्हाइट लाइट के 7 कलर होते हैं विबग्योर। विबग्योर की बात करूं तो वॉयलेट जो है इसका लैम्डा सबसे कम, यानी 3800, और लाल जो है इसका लैम्डा सबसे ज्यादा 7800। अब आप खुद देख लीजिए, क्रिटिकल एंगल कम होने के लिए लैम्डा कम होना चाहिए, तो पहला तो ऑप्शन वॉयलेट होना चाहिए। वॉयलेट है, देखिए ये हो गया बैंगनी हमारे पास में, क्लियर। अगर वॉयलेट नहीं होता फिर इंडिगो पे जाते, फिर ब्लू पे जाते, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आपके पास में क्लियर आंसर आ गया है कि बैंगनी रंग जो है वॉयलेट कलर, इसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा। तो 26 का करेक्ट आंसर हमारे पास में डी ऑप्शन दोस्तों। 27, निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रकाश तंतु के लिए उपयोग में किया जाता है? प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो होती है, ऑप्टिकल फाइबर में टीआईआर यूज होता है। क्या प्रोसेस होता है देखिए मैं आपको बता दूं बेसिक चीज। इस प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर है, एक कोर होता है और एक क्लैडिंग होती है, हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। लाइट डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। बाहर वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं क्लैडिंग, क्लैडिंग कहा जाएगा, और अंदर वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं कोर, ठीक है। अब मैंने एक काम किया, इसमें बीच में कोई भी एक ऐसे नॉर्मल लाइट बना दी इसमें, ठीक है। देखिए दोस्तों लाइट जो होगी वो ऐसे एंटर होगी, यहां से लाइट आती है, इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। इसमें किस एंगल पे फेंका जाए कि टीआईआर हो जाए। अब बाहर मीडियम एयर है हमारे पास में, अब यहां से लाइट थोड़ी सी बेंड होती है हल्की सी, क्योंकि मीडियम चेंज होता है, ये इधर चली गई हमारे पास में ऐसे। यहां जाने के बाद में अब देखो डेंसर से रेयर, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो डेंसर से रेयर में जाए तो यहां यह ध्यान रखा जाता है
कि एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तो लाइट वापस आ जाए इसमें। सेम तरीके से ये अल्टरनेट एंगल से, तो ये भी क्रिटिकल से ज्यादा होगा, इस प्रकार से आएगी। फिर सेम तरीके से ये एंगल सेम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ये एंगल इसके बराबर होगा आपके पास में, अल्टरनेट एंगल्स। इस टाइप से लाइट टकराती हुई बाहर निकलती। अब देखिए लाइट बिना मीडियम चेंज किए वापस लौट आई, इसी घटना को हम कहते हैं TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे आधारित होता है। तो 27 का करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन। 28, एक अभिसारी लेंस जिसकी फोकस दूरी इतनी है और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 50 मीटर है, इसे मिलकर एक संयोजन बनाया जाता है। इस संयोजन की शक्ति कितनी होगी? देखिए आपको दो टाइप के लेंस दे रखे, एक कह रहा है इसमें अभिसारी लेंस। आप लोगों को पता है कि अभिसारी लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, और कन्वर्जिंग लेंस जो होगा वो उत्तल होगा। कैसा होगा? उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी होगी प्लस में 80 सेंटीमीटर हो गई हमारे पास। दूसरा अवतल है, तो मैं यही लिख देता हूं इसमें, अवतल लेंस है यानी कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस में एफ की वैल्यू जो है आपके पास में माइनस में होती है, तो मैं लिख दूंगा -50 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। तो इसकी वैल्यू मैं F1 कह देता हूं, इसकी वैल्यू F2 को। संयोजन की फोकस दूरी जब ये दोनों एक दूसरे से चिपके हो तो इसकी ट्रिक क्या होती है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/80 प्लस में 1/- का 50, तो माइनस यह आ जाएगा 1/80 माइनस 1/50। प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे इसमें, तो आपको पता है कि ये लगभग आ जाएगा आपके पास में 400, मान लीजिए इसके अंदर में 400 को भाग लगाओ इससे, तो ये आपके पास 400 से भाग लगाओगे तो ये आएगा 5 माइनस ये आ जाएगा 8, तो ये हुआ -3 डिवाइडेड बाय 400। उल्टा कर दीजिए, F इज इक्वल्स टू -400 डिवाइडेड बाय हुआ 3 सेंटीमीटर। अब इसको फोकस दूरी तो ये है, पर क्वेश्चन में आपसे पावर पूछ रहा है, तो पावर इज इक्वल्स टू, अगर F सेंटीमीटर में है तो इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय F, 100 डिवाइडेड बाय F की वैल्यू हमारे पास है -400 डिवाइडेड बाय 3, कट गया आपस में, ये ऊपर आ जाएगा -3/4। मेरे प्यारे बच्चों -0.75 डायोप्टर जो है वो इसकी पावर हो गई, माइनस का 7.5, देखिए सब एक जैसे दे रखे हैं इसमें, यानी आप कहोगे माइनस में 0.75, डी ऑप्शन होगा आपके पास में 28 का। अगर देखिए आपको दोनों लेंस के बीच में गैप दिया जाता है तो न्यूटन्स फॉर्मूला यूज होता, तो यहां पर दोनों लेंस चिपके हुए, संयोग क्या रखा है इसमें, कंबाइन कर दिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, दो समतल दर्पण, दो प्लेन मिरर है, 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इनके मध्य एक वस्तु रख दी जाती है, तो बनने वाले टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे? प्यारे बच्चों दर्पण की प्रॉपर्टी बेसिक, मान लिया एक मेरे पास ये मिरर है और एक मेरे पास में ये मिरर हो गया, ये मिरर है यहां से पॉलिश किया हुआ ऐसे, ये इधर से और ये आपके पास इधर है, ये थीटा हमारे पास में दे रखा है 45 डिग्री, यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, इसके इमेजेस बनाने, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम 360 में डिवाइड करते हैं, जो थीटा दे रखा है मुझे 360 में आपने थीटा यानी 45 को डिवाइड किया, ये लगभग आ जाएगा आपके पास 8। अब देखिए अगर ये नंबर इवन है, साफ दिख रही है इवन नंबर है ये, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी वो एक कम कर देंगे हम इसमें से, 360 अपॉन थीटा -1 हो जाता है, तो n इज इक्वल्स टू 8 - 1, इट विल बी 7, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 7, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी 7। तो देखिए सी ऑप्शन आपके पास 29 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जिसकी मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता 10 है, ठीक है, नेत्रिका की फोकस दूरी आई पीस जो है उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी कितनी होगी? ऑब्जेक्ट पीस की निकालनी है, तो
आप लोगों को किसी टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन की हम बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। m इज इक्वल्स टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ। देखिए माइनस का यूज करेंगे थ्योरी में, यहां पर मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की, तो मॉड यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, m मॉड इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ए। तो m की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है इसमें, 10 है, 10 हो गया। एफ ओ की वैल्यू आपको निकालनी है, एफ ई की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें 20 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ ओ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, यानी जो ऑब्जेक्ट पीस है उसकी फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर होगी। देखिए करेक्ट आंसर आपके पास में बी ऑप्शन हुआ 30वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 31, एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से अधिक दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, उससे ज्यादा की वस्तु जो है ऑब्जेक्ट वो क्लियर नहीं देख सकता, ठीक है, उसे किस शक्ति का लेंस उपयोग करना चाहिए। देखिए दोस्तों आपको साफ क्लियर पता होना चाहिए, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ये मान लिया ह्यूमन आई, मानव नेत्र की बात की, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इसके स्ट्रेट में, ये कहना चाह रहा है कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आगे की वस्तुएं अस्पष्ट है, अनक्लियर है, और इससे पास की चीजें जो है इसको वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये पॉइंट हमारे पास में हुआ दूर बिंदु, फार पॉइंट, दूर बिंदु। और देखिए इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है विजन, इसको हम कहते हैं मायोपिया। क्या कहेंगे, मायोपिया, जिसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस भी कह सकते हो। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो फार पॉइंट हमारे पास आया है, यही फार पॉइंट फोकल पॉइंट डिसाइड करता है। तो आप कहोगे एफ की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास में माइनस वी, और माइनस वी जो है ये है मेरे पास में। अब अगर कई बार बच्चे लैंग्वेज में समझ नहीं पाते ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एफ इज इक्वल्स टू माइनस दूर बिंदु की स्थिति, दूर बिंदु की स्थिति, पोजीशन ऑफ द फार पॉइंट। अब आप खुद देखो, एफ इज इक्वल्स टू माइनस दूर बिंदु कितना आपके पास 40 है, माइनस 40 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी है। आपसे पावर की डिमांड कर रही है, तो पावर निकालने के लिए आपको पता है 100 अपॉन एफ करना पड़ेगा। एफ की वैल्यू आपके पास माइनस 40 है, 100 अपॉन माइनस 40 कैंसिल आउट कर दीजिए, इट विल बी माइनस 2.5 डायोप्टर। तो जिस पावर की आवश्यकता होगी वो होगी तो 2.5 डायोप्टर, पर नेगेटिव आया है, इसका मतलब जो लेंस होगा हमारे पास में वो क्या होगा, अवतल लेंस होगा, जिसको आप कहोगे कॉनकेव लेंस। तो माइनस 2.5 डायोप्टर, 31 का करेक्ट आंसर आपके पास में हो गया ए ऑप्शन दोस्तों। 32 देखिए, 32 में क्या दे रखा है, रेगिस्तान में मृग मारीचिका। आपने देखा होगा गर्मियों के दौरान में सड़कों पे पानी दिखाई देता है, रेगिस्तान में आपको लगता है दूर कहीं तालाब है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे वो तालाब भी दूर जाता है। इसी को हम कहते हैं मिराज ओआसिस यानी मृग मारीचिका। और ये पूरी तरह से तभी होता है जब सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा हो और थोड़ा सा ऊपर बढ़ने पर टेम्परेचर कम हो, तो अलग अलग दो मीडियम क्रिएट हो जाते हैं। तो लाइट डेंसर से जब रेयर की तरफ जाती है तो ऐसी घटना दिखती है, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे पास में है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। दोस्तों ये सारी चीजें, इन सब की थ्योरी जो है अच्छी तरीके से हमारे मोबाइल ऐप पे आपको मिल जाएगी। अगर आपने हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कीजिए, वहां पर अनलिमिटेड फ्री वीडियोस दे रखे हैं, और उसके बाद में जिस कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस कोर्स का वीडियो परचेस करके ये सारे कंसेप्ट जो मैं यहां पर बता रहा हूं वो सारे कंसेप्ट की जानकारी आप वहां ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33, इंद्रधनुष के निर्माण में सूर्य के प्रकाश किरण का पानी की बूंद में क्या होता है। देखिए ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, मैं वापस बता दूं। अगर मैं बात करता हूं प्राथमिक इंद्रधनुष की, प्राथमिक इंद्रधनुष की, मैं प्राइमरी रेनबो की बात करता हूं, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, 2 बार तो होगा इसमें अपवर्तन,
रिफ्रैक्शन, एक बार पानी की बूंद अंदर एंटर हो रही है और एक बार बाहर जा रही है। एक बार होता है इसमें वर्ण विक्षेपण, एक बार वर्ण विक्षेपण, ठीक है। वर्ण विक्षेपण जो है वो ही डिस्पर्शन, ये सफेद प्रकाश को 7 रंगों में बांटता है। और लास्ट के अंदर में हमारे पास बनेगा जिसको हम कहते हैं आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन। और अगर सरफेस के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट 42 डिग्री से ज्यादा हो तो इसी घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अब देखिए ऑप्शन में क्या मांग रहा है कि रेनबो बनने के लिए जिम्मेदार कौन है? ओनली डिफ्लेक्शन? नहीं। केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन? नहीं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कलर नहीं बना सकता। वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन बिल्कुल। डिस्पर्शन है और ये TIR, तो आप कहोगे सी ऑप्शन जो है हमारे पास रेनबो बनाने के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एक उत्तल लेंस को एक द्रव में डुबो दिया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तब लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन लेंस मेकर फॉर्मूले से सॉल्व किए जाते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब आप खुद देखिए, लेंस को मैंने रखा हवा में, उसी लेंस को मैं पानी में डुबो रहा हूं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होगी, म्यू की वैल्यू चेंज होगी। तो हम ये कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल म्यू माइनस 1। इसको हटा दिया मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया इसमें। क्लियर? अब देखिए म्यू क्या है? मीडियम से जो ग्लास के अंदर में लाइट एंटर हो रही है, ऐसे मान लिया लेंस बना हुआ है μ1 मीडियम का और ये है μ2। अब यहां पर क्या कह रहा है? दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो इसका मतलब μ1 इज इक्वल्स टू μ2 है। लाइट यहां से आती है, टकराने के बाद ऐसे मुड़ती है और यहां से वापस निकल जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यूज होगा, सेकंड से 1 में जा रहा है तो 2 से 1 में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं μ1/μ2 लिखा जा सकता। अब यहां पर देखो, इसको मैं चेंज करूंगा, म्यू 2 से 1 में जा रहा है -1, तो इसको लिखा जा सकता है μ1/μ2 -1। अब आप खुद देखिए, μ1 और μ2 सेम है दोनों, तो सेम होंगे तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। 1 - 1 होगा 0। 1/f की वैल्यू आ रही है आपके पास में 0, तो f की जो वैल्यू आएगी वो 1/0। इट विल बी इनफाइनाइट, अनंत होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे ऐसा कोई भी ग्लास इंस्ट्रूमेंट जिसकी फोकस दूरी अनंत हो, तो ये आपके पास या तो कोई ग्लास होगा या कोई मिरर होगा। इसकी बात करें तो फोकस दूरी 0 हो जाएगी, फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाएगी, कम होगी किंतु 0 से अधिक होगी, और चौथे में कह रहा है कि वही रहेगी। आप खुद देखिए, फोकल लेंथ जो है वो इनफाइनाइट होगी। इस दौरान में लेंस नहीं रहेगा, वो एक सामान्य ग्लास का टुकड़ा बन जाएगा, सामान्य ग्लास। ऐसा ग्लास जो आपने देखा होगा विंडो की खिड़कियों पे लगाते हैं, सेम वैसा ग्लास। तो 34 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन है। 35 क्वेश्चन देखिए, एक सम उत्तल लेंस को ये दे रखा, सम उत्तल लेंस मतलब R1 और R2 दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ठीक है। XOX एक बार हमने ऐसे काटा और YOY एक बार ऐसे काट दिया खड़ी बार में, ठीक है, कि 2 भागों में काटा जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। F डैश और F डबल डैश पूर्ण लेंस 1 के अनुसार और 2 के अनुसार काटे गए। तो मैं आपको एक चीज बता दूं इसमें, क्योंकि लैंग्वेज में बड़ी अटपटी सी लैंग्वेज देते हैं ये। F की वैल्यू क्या है? F आपके पास में है इस पूरे का फोकल लेंथ, मैं डायग्राम से समझाया था। F डैश क्या है? पहले के अनुसार XOX आधे लेंस की बात कर रहा है, तो F डैश जो है वो इस आधे लेंस की फोकल लेंथ हो गई, इसकी हो गई। F डबल डैश जो हमारे पास है वो कितनी? सेकंड के अकॉर्डिंग, YOY इसके अकॉर्डिंग, ये है हमारे पास में। अब आपसे ये पूछ रहा है इन तीनों में रिलेशन क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये तो काटने से पहले है और ये काटने के बाद है और ये भी काटने के बाद है। इन दोनों की बात करें तो आपको पता है किसी भी लेंस की फोकल लेंथ चेंज कब होती है? या तो आप उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज कर दो या म्यू चेंज कर दो। इस कंडीशन में दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है और म्यू सेम है, इसका मतलब इन दोनों की फोकल लेंथ सेम होगी।
तो मैं ये कह सकता हूं कि एफ डैश जो है वो एफ के बराबर हो गया, मान ली बात। अब देखो, जैसी लेंस को आधा काट दिया तो क्या होगा, इस साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो गई, इसका मतलब फोकल लेंथ चेंज होगी। और इस प्रकार से जब काटते हो तो पावर तो हाफ हो जाती है, परंतु फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी एफ डबल डैश, वो उस एफ की डबल हो जाएगी हमारे पास, यानी 2f। अब ये दो जोड़े आपके आंसर दिलाने में मदद करेंगे। एफ डैश और एफ बराबर है और एफ डबल डैश 2f है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में लगभग आ गया आंसर, बाकी चेक कर लेते हैं। ये गलत है, ये गलत है, ये डबल डबल है। तो 35 का करेक्ट आंसर हमारे पास में ए ऑप्शन हुआ दोस्तों। 36 देखिए, एक वस्तु एक तरल में डूबी है, ठीक है, वस्तु के अदर्शी होने के लिए वस्तु को क्या होना पड़ेगा? बड़ा सिंपल सी चीज है इसके अंदर। देखिए आप लोगों को पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज कराई थी कि अगर किसी भी लेंस को मैं ऐसे लिक्विड में डालूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो, तो आप कहोगे सर लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह काम करेगा, पारदर्शी। अब वो ना तो किसी वस्तु को बड़ा कर सकता है ना छोटा कर सकता है। बच्चा बोले सर हम हवा में खड़े हैं, दिख क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। बच्चा कहे हवा में पानी रखा हुआ है तो पानी दिख रहा है, पानी का म्यू अलग है और हवा का म्यू अलग है। अगर मैं किसी भी वस्तु का अपवर्तनांक सराउंडिंग के अपवर्तनांक यानी वातावरण के अपवर्तनांक के समान कर देता हूं, तो आप कहोगे वो अपारदर्शी, मतलब आर पार दिखने जैसा हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। तो पहला क्या कह रहा है, पूर्ण परावर्तन के रूप में व्यवहार करना चाहिए, गलत। उस पर पड़ने वाले संपूर्ण प्रकाश को शोषित कर ले, ठीक है। अपवर्तनांक 1 होना चाहिए, गलत। अपवर्तनांक आसपास के तरल के अपवर्तनांक के समान होना चाहिए। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के सेम है तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा, आपको लगेगा कि जैसे वो गायब हो गया। तो 36 का करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन। 37 थियोरिटिकल क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है। एक प्रकाश पुंज में लाल और हरे रंग की किरण है, ठीक है। यह किरण पुंज एक आयताकार कांच के स्लैब के एक फलक बिंदु पर तिरछा आपतित होता है। मैं डायग्राम साथ साथ बना दूं ताकि आप समझ लो। ये हमारे पास में कोई भी ग्लास स्लैब हो गई, ठीक है। यहां पर कोई भी लाइट जो है वो ऐसे इंसिडेंट हो रही है। जिस लाइट को मैंने इंसिडेंट किया है इसमें ये दोनों कलर की लाइट है, इसमें लाल भी है और हरी भी है। तो यहां पर देखो रेड भी है और इसमें ग्रीन भी है, ये लाइट, ओके। यहां पर टकराएगी इसमें, ठीक है। फिर कह रहा है कि तिरछी आपतित होती, स्लैब से बाहर जब निकलेंगी तो लाल और हरी किरण कैसी हो जाएगी? आपको सीधी सी पता है कि कॉचीज लॉ क्या कहता है कि म्यू और लैम्डा आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी जिसका लैम्डा कम होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा आप साफ कह सकते हो कि वो सघन माध्यम का काम करेगी। अब आप खुद देखिए, एक तो मैं बात करता हूं रेड कलर की और एक बात की मैंने ग्रीन कलर की। तो आपको पता है रेड का लैम्डा ज्यादा और ग्रीन का लैम्डा क्या होता है, कम होता है। तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसके लिए रेयर मीडियम का काम करेगा, रेयर मीडियम का काम करेगा। इसका मतलब ये लाइट ऐसे जाएगी, देखो एक को तो ऐसे मुड़ेगी और एक ऐसे मुड़ जाएगा, दो अलग अलग, ठीक है। अब इसमें और इसमें अगर मैं बात करता हूं तो आप खुद देख सकते हो, नीचे वाली लाइट जो है उसको ज्यादा बेंड किया है। तो जिसको ज्यादा बेंड किया है इसका मतलब इसके लिए म्यू ज्यादा है, और म्यू ज्यादा किसके लिए होगा, जिसका लैम्डा कम है। और लैम्डा कम किसका है, ग्रीन का। तो ये लाइट हो गई हमारे पास में ग्रीन कलर। अब ये लाइट जो है इसकी बात करें, इसको कम मोड़ रहा है तो इसके लिए रेयर मीडियम का काम करेगा। इसका मतलब इसका लैम्डा ज्यादा है, तो लैम्डा ज्यादा है तो क्या होगा, रेड होगी। तो यहां पर जैसे इंसिडेंट हुआ लाइट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब जब बाहर निकलेंगी तो भी दो अलग अलग लाइट निकलेंगी, ऐसे ये निकलेगी यहां से बाहर और ये निकलेगी यहां से बाहर, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें। दो बिंदुओं से दो विभिन्न समानांतर दिशाओं में निर्गत होती है, बिल्कुल सही है। एक ही बिंदु से दो विभिन्न दिशाओं में स्लैब से निकलेगी, नहीं। एक ही पॉइंट से कहां निकल रही है, दोनों अलग अलग दो पॉइंट से निकल रही है, इसका मतलब भी गलत हुआ। एक ही बिंदु से एक ही दिशा में स्लैब से निकलती है, अलग अलग पॉइंट से निकल रही है। दो अलग अलग बिंदुओं से दो विभिन्न असमानांतर दिशाओं में निर्गत होगी, बिल्कुल। यह कह रहा है कि दो बिंदुओं से दो विभिन्न समानांतर दिशाओं में,
ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। फिर आपसे कह रहा है कि दोनों ये नॉन पैरेलल होंगी। अब मुझे एक बात बताओ, जब एक ही पॉइंट से निकल रही है, ठीक है, एक ही पॉइंट से निकल रही है, तो यहीं से ये नॉन पैरेलल हो गई, तो आगे भी बढ़ेंगी तो कैसी होगी? नॉन पैरेलल होगी। कई जगह देखो आपको इसमें पैरेलल लिखा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि दो अलग अलग लाइट आ रही हैं, तो आप कहोगे पैरेलल होंगी, और एक ही पुंज से निकल रही है, एक ही लाइट से, तो यहां पर इंसिडेंट सेम पॉइंट पे होगी, यहीं से ये नॉन पैरेलल होना स्टार्ट होंगी। यानी 37 का हमारा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक दूरबीन के अभिदर्शक लेंस का व्यास ये दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा यह दो पिंडों से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी जिन दोनों वस्तुओं को हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं, वो टेलीस्कोप आपके पास इन दोनों से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मैं डायग्राम बनाता हूं यहां पर, देखिए ये हमारे पास में हो गए वो दो पिंड ए और बी, ठीक। यहां से हम किसी टेलीस्कोप से इन दोनों पॉइंट्स को देख रहे हैं, ये देख लिया हमने ऐसे, ये डिस्टेंस डी कह देता हूं, ये आपके पास में है 1 किलोमीटर, मान ली बात इसमें, ठीक है। यदि प्रकाश का मध्यवर्ती तरंगदैर्ध्य यानी जिसकी प्रेजेंस में हम इसको देख रहे हैं, उसका लैम्डा आपको दे रखा है, वो आपके पास में है 5000 एंगस्ट्रॉम, मान ली बात इसमें। इन दोनों पिंडों के बीच में कम से कम दूरी जिस पर दूरबीन पृथक पृथक करके इनको दिखा सके, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए कि ये आपस में एक दूसरे को दिखा सके। मान लिया मैंने ये कहा एंगल हमारे पास थीटा। देखिए आपको पता है छोटी क्लासों में मैथमेटिक्स पढ़ते थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता था, यानी आर्क अपॉन रेडियस। तो मैं इसके फॉर्मूले से यहां लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी, पहली चीज कह दी मैंने, फर्स्ट इक्वेशन। अब एक थीटा का रिलेशन की मैं बात करता हूं। देखिए रिजॉल्विंग पावर की मैं बात करता हूं किसी टेलीस्कोप के लिए, टेलीस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर हमारे पास में जो होती है, इसको ए अपॉन, ये कह सकते हैं इसमें हम, देखो मैंने डी यूज नहीं किया क्योंकि डी को मैं यहां यूज कर चुका हूं, ये ए अपॉन 1.22 लैम्डा हो गया। अब रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट दो अलग अलग चीजें हैं। रिजॉल्विंग लिमिट मतलब वो कितना परास जिसको आप अलग अलग करके देख सकते हो, तो आप कहोगे रिजॉल्विंग लिमिट जो होती है वो 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर होती है। तो इसको थीटा हम कहते हैं रिजॉल्विंग लिमिट को, जो डिस्टेंस हुआ आपके पास, इजिकल्स टू, इसको इनवर्स कर दीजिए 1.22 लैम्डा अपॉन ए। अब 1.22 आप यूज कर सकते हो, पर हमने अप्रोक्सीमेटली यूज करें अगर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं थीटा लमसम लैम्डा अपॉन ए, ये लिखने का एक तरीका है। सेकंड इक्वेशन आप देखिए, थीटा की वैल्यू डी अपॉन डी है, थीटा की वैल्यू लैम्डा अपॉन ए, दोनों को मिक्स करते हैं हम इसमें, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जैसे ही मैं दोनों को मिक्स करूंगा हमारे पास में आएगा डी अपॉन डी इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ए। अब आपको स्मॉल डी निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी इज इक्वल्स टू डी इंटू लैम्डा अपॉन ए। अब वैल्यू डाल दो इसमें, डी कितना दे रखा आपको 1 किलोमीटर यानी 1000, लैम्डा 5000 है, तो 5000 इंटू 10 की घात माइनस 10 हो गया। और ए जो हमारे पास में है ये दे रखा है कि जो ऑब्जेक्ट पीस है उसका डायामीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर का, तो 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 कह दिया मैंने इसको। अब देखो 1 2 3 4 5 6, इससे कट गई, -4 आ गई हमारे पास में, ठीक है। इसको हटाओ यहां से, +1 हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 5 × 10⁻³ मीटर। अब 10 की पावर -3 मीटर मिलीमीटर होता है, तो आप इसको कह सकते हो 5 मिलीमीटर। यानी उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कम से कम डिस्टेंस 5 मिलीमीटर होना चाहिए, तो ही ये दूरबीन देख सकता है। 5 से ज्यादा होगा चलेगा, पर 5 से कम हुआ तो ये टेलीस्कोप जो है इनसफिशिएंट होगा, वो नहीं देख पाएगा। तो आपका आंसर है 5 मिलीमीटर। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, अगर आप यहां पर 1.22 को एलिमिनेट नहीं करते हो, हटाते नहीं हो, तो आपका आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा, यानी 6.1 6.2 हो सकता है। फिर अप्रॉक्स लेना पड़ेगा आपको कि भाई 5 मिलीमीटर के आसपास आंसर आया। तो 38 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन। 39 देखिए, एक दूरबीन के अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी 200 है हमारे पास में,
ऑब्जेक्ट पीस की, मैं लिखता जाता हूं साथ साथ में। ऑब्जेक्ट पीस की फोकल लेंथ हो गई हमारे पास में 200 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा अभिनेत्रक आई पीस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो हमने कहा ये हो गया हमारे पास आई पीस, ये बन गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इस दूरबीन को 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित 50 मीटर ऊंची इमारत को देखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। एक हमने एक ऐसी बिल्डिंग ली, इस बिल्डिंग की हाइट h हो गई और ये हाइट आपको दे रखी है 50 मीटर, तो मैं यहां लिखता जाता हूं, इसमें 50 मीटर है हमारे पास में, इतनी ऊंची है, ठीक है। अब उससे कह रहा है और 2 किलोमीटर की दूरी पर है, यहां से u की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है 2000 ही लिख देते हैं इसको, 2000 मीटर के डिस्टेंस पे u हो गया। अब यहां पर लेंस रखा हुआ है, अब इस लेंस की मदद से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये u की वैल्यू लिख देता हूं मैं इसमें 2000 मीटर, माइनस में आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। देखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अभिदर्शक लेंस द्वारा बने इमारत के प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? बड़ा सिंपल सी चीज है, एक टेलीस्कोप को इस्तेमाल किया आपने 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग को देखने के लिए, और वो बिल्डिंग आपसे 2 किलोमीटर दूर है। तो जब आप इस टेलीस्कोप को यूज करोगे तो आपको उस बिल्डिंग की जो इमेज दिखेगी उसकी हाइट पूछ रहा है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपको पता है कि 200 मीटर का फोकल लेंथ का है, तो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो हमारे पास में 2f और इनफाइनाइट के मध्य रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 200 सेंटीमीटर के आगे आगे तो वो इनफाइनाइट उसके बीच में। तो आप कहोगे सर ये इमेज कहां पर बनाएगा? डायग्राम से मैं बनाने की बात करूं, यहां से ये ऐसे मोड़ेगा और यहां से ये ऐसे जाएगा, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को टकराएंगे यहां पर ये इसकी इमेज बना देगा। तो ये तो v हो गया और ये h डैश हो गया। h डैश की वैल्यू निकालनी है आपको, ये कैसे निकलेगा? मैग्निफिकेशन निकाल लो आप इसके अंदर। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए v निकालना पड़ेगा v अपॉन u से, और v निकालने के लिए आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। f की वैल्यू आपके पास 200 है, तो मैं यहां लिख देता हूं 1 अपॉन 200। v निकालना है, u है माइनस 2000। ओके, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइड शिफ्ट कर दीजिए। 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 200 माइनस 1 अपॉन हो गया 2000। एलसीएम डालते हैं, 2000 हो गया, ये भाग लगाओ इससे 10 माइनस 1 9 अपॉन 2000। तो v की वैल्यू हो गई आपके पास में कितनी? 2000 डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर। ये v हो गया हमारे पास। आप चाहो पॉइंट में निकाल सकते हो, मैंने डिवाइड नहीं किया। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, v अपॉन u भी होता है और हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, जो दर्पण में यूज करते हैं और जनरली लेंस में भी आप यूज करते हो। अब यहां से h डैश निकाल सकते हो, h डैश इज इक्वल्स टू v अपॉन u इंटू h। अब देखो v की वैल्यू आ गई आपके पास में 2000 अपॉन 9, u की वैल्यू है आपके पास में 2000, ये हो गया आपके पास 2000 मल्टीप्लाई h की वैल्यू जो आपके पास में है वो दे रखा 50 मीटर, 50 हो गया, 2000 से 2000 कट जाएगा, इसीलिए मैंने यहां डिवाइड नहीं किया था, ये कैंसिल आउट होगा। अब इनको आपस में काट लो, h डैश इज इक्वल्स टू 9 पंजे 45, 5 बचे 5.5 लगभग आपके पास में इतना सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगा, क्योंकि 50 भी मैंने सेंटीमीटर में ही रखा था, ये 5.5 सेंटीमीटर, तो 5.5 सेंटीमीटर लगभग आपके कितना है 5 सेंटीमीटर। अब देखो 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग का जो इमेज बनेगा वो हमारे पास में कितना होगा, वो बनेगा 5.5 सेंटीमीटर के आसपास। 39 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन में मोबाइल ऐप पे कंप्लीटली आपको कोर्स में मिल जाएगा। दोस्तों बड़ा सिंपल सी चीज है, ये कह रहा है कि अगर कोर और क्लैडिंग के अपवर्तनांक N1 और N2 है तो एक प्रकाशीय फाइबर के वायु क्रोड़ अंतरपृष्ठ से अधिकतम स्वीकारण कोण कितना होगा, एक्सेप्टेंस एंगल। एक क्वेश्चन पहले आया था ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था। देखिए स्वीकार्य कोण क्या होता है, मान लो ये मेरे पास में एक ऑप्टिकल फाइबर है, प्रकाशित तंतु, यहां पर मैंने दूसरा भाग बनाया इसका,
ऐसा बना इसको, क्लियर। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं एक लाइन खींचता हूं ऐसे, तो क्या होगा, इस प्रकार से लाइट एंटर होगी यहां पर। अब इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार कोण। कितने डिग्री पर फेंका जाए, अब ये देखो, ये डबल भी आप कह सकते हो, लाइट ऐसे फेंका जा सकता है इसके अंदर। इसमें बस ये वाला भाग जो होगा इसको स्वीकार्य कोण कहते हैं। किस एंगल पे फेंकोगे TIR होता जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास में आती है, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। अब देखो, रूट के अंदर में आएगा आपके पास में n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। क्यों? n1 की वैल्यू बड़ी होती है और n2 की वैल्यू छोटी होती है। तो दोस्तों 40वें क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन। चलिए दोस्तों, ये थे आज का लेक्चर वीडियो जिसमें आप लोगों को 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हमने सॉल्व करवाए। इसी श्रृंखला को आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। और हां दोस्तों, अगर आपने हमारा फिजिक्स गुरु डॉक्टर RC सर का मोबाइल ऐप अब डाउनलोड नहीं किया है तो इसे आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और हां दोस्तों, ये आज के इस लेक्चर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे आप ज्वाइन कीजिए ताकि जितने भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को इसके माध्यम से मिलेंगे। चलिए दोस्तों, इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।